नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कैसे हो? हमें उम्मीद है कि आप लोग बेहतर होंगे। आप सभी का दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम आपके बीच में भाषा विज्ञान प्रकरण को लेकर उपस्थित हैं, जिसके अंतर्गत हिंदी की प्रमुख बोलियां, उपभाषाएं, देवनागरी लिपि विशेषताएं इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। सेशन को आप सभी लोग एक बार लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। पहली बार आप में से कोई आया है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली कक्षाओं की जानकारी आपको समय पर मिलती रहेगी। सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करेंगे। इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? का, अड़ा, ना, मा। बताना है आप सभी को अपना उत्तर। कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प बी, तो राइट होगा। यानी कि जो अड़ा ध्वनि है ये है अवधि में नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे हम। अवधि में कर्ता कारक ने का जो है नितांत भाव है। किसका? कर्ता कारक ने का नितांत भाव, यानी बिल्कुल नहीं पाया जाता। अवधि में या तथा वाक ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, जैसे किताब से किताबवा, कॉपी से कपिया, फाइल से फाइलिया, लोटा से लोटवा आदि बनता है। और अवधि भाषा में अड़ा ध्वनि के स्थान पर ना का प्रयोग होता है, यानी वहाँ पे अड़ा नहीं है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है? दुरूह, सरल, भावपूर्ण, सरस। कौन सा उत्तर सही होगा आपका? तो कोई भी भाषा बोली मानकता प्राप्त करने पर क्या हो जाती है? अब सभी का जवाब आ रहा विकल्प बी, तो राइट माना जाएगा, यानी वो सरल हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। और साथ ही उसका अर्थ भी स्पष्ट होने लगता है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में रहती है निश्चितता, अनिश्चितता, कुशलता, कोमलता। सही उत्तर आपको बताना है। तो आपका जवाब आ रहा है इसके लिए विकल्प ए, तो ठीक माना जाएगा। अर्थात न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5, 4, 3, 2। व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प डी, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। यानी व्यवहार के आधार पर शब्द जो है 2 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कौन कौन से हैं व्यवहार के आधार पर शब्द के 2 भेद। एक है सामान्य शब्द, दूसरा है तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द वे शब्द जिनको हम दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए प्रयोग में लाते हैं, उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। और इनका अर्थ कोई भी आसानी से समझ लेता है, जैसे कि घर, कपड़ा, रोटी, किताब, खाना, पानी, कमरा, नदी आदि। इसको हर कोई समझता है, हर कोई जान लेता है आसानी से। फिर उसके बाद में दूसरा है तकनीकी शब्द। वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसाय, विज्ञान आदि से होता है, तकनीकी शब्द कहलाते हैं, जैसे सचिव, कनिष्ठ, वरिष्ठ, निदेशालय, रसायन, कोशिका, जीवाश्म आदि। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? चित्रलिपि, कीलाक्षर लिपि, आरमाइक लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति जो है आरमाइक लिपि से हुई है। खरोष्ठी भारत की 2 प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। सम्राट अशोक ने शहबाजगढ़ी और मनसेहरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखवाए हैं। इसके प्रचलन की देश और कालपरक सीमाएं ब्राह्मी की अपेक्षा संकुचित रही हैं और बिना किसी प्रतिनिधि लिपि को ही जन्म दिए देश में इसका लोप हो गया। आगे देखते हैं हम सभी लोग।
अगला आपका क्वेश्चन है, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? काका कालेलकर, श्रीनिवास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, आचार्य नरेंद्र देव। कौन सा आपका सही उत्तर है बताना है। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो आप सभी का इस क्वेश्चन के लिए विद्यार्थियों जवाब आ रहा है विकल्प ए, तो बहुत ही सटीक और सही उत्तर होगा, यानी नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? काका कालेलकर जी। आगे बढ़ेंगे, जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं लिखी जाती हैं, ऐसी है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है, जिसे शिरोरेखा भी कहते हैं। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, डोगरी, नेपाली, ये सभी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र में था? इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई, श्रीरामपुर। आप सभी को अपना उत्तर करना है। ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र कहाँ था? तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प डी, तो राइट होगा, यानी श्रीरामपुर ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित है? शिक्षा मंत्रालय के अनुवाद विभाग, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, प्राविधिक शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित है, तो आप सभी का उत्तर आ रहा है इसके लिए विकल्प बी, तो राइट माना जाएगा, अर्थात गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ये केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित है। फिर 1 मार्च 1971 को गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि से असांविधिक प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद कार्य केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को सौंपा गया। अनुवाद में सहजता, सरलता, शब्दावली की एकरूपता में निश्चित रूप से करने के लिए 1973 में अनुवाद प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गलत है, उसे हम लोगों को देखना है। चलिए देखते हैं। विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है, ये बात सत्य है। फिर है, रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती, यही बात गलत है। ये पूर्णतः जो है, जो लगा हुआ यही इसको गलत कर रहा है, यही आपका सही उत्तर भी है। फिर अगला है, बोली दैनंदिन व्यवहृत होने वाले घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है, सही है। और विभाषा बोली का विकसित रूप है, ये भी बात सत्य है। और आपका उत्तर कौन सा होगा? विकल्प बी, यानी रूप रचना की दृष्टि से बोली ये पूर्णतः विकसित नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है वो जो है बोली कहलाता है। भाषा का यह अल्प विकसित रूप होता है, जबकि विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से छोटा होता है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध है? साहित्य से, कला से, कल्पना से, जीविकोपार्जन से। तो प्रयोजन मूलक भाषा का संबंध प्रमुखता से जीविकोपार्जन से माना गया है। प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य है हिंदी के विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार, अन्यान्य गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी से है। हिंदी केवल साहित्य की भाषा न रहे बल्कि जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रभावी रूप से प्रयुक्त हो, तभी इसका विकास सुनिश्चित होगा। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः किस प्रकार का रहा है? अध्यात्म परक, विकास परक, यथार्थ परक, अनुसंधान परक। कौन सा होगा आपका सही उत्तर? तो आपका जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प ए, तो ठीक होगा माना जाएगा। सही उत्तर आपका इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? अध्यात्म परक रहा है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को धर्म से प्रेरित माना है और उल्लेखनीय है कि जो भी विदेशी आक्रमण हुए हैं वे अपने धर्म के विस्तार से ही संबंधित थे। अगला आपका क्वेश्चन है,
भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा है। कौन सी है परिभाषा? भाषा मानव मुख के ध्वनि अंगों से निःसृत सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक पदों के सुसंकलित वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का माध्यम है। तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की यही परिभाषा सही है और यही आपका विकल्प सही उत्तर है। प्राणियों के पारस्परिक विचार विनिमय में जिसका सहारा लिया जाता हो, गलत है ये। सभ्य समाज की मान्यता के अनुरूप विशुद्ध शब्दावली में पारस्परिक वार्तालाप का संसाधन बनाई जाती है, ये भी गलत है। बोलने चालने पढ़ने लिखने शिक्षण प्रशिक्षण कार्यालयीय न्यायालयीय व्यवस्था में जिसका समुचित उपयोग किया जाता हो, ये भी भाषा विज्ञान की परिभाषा नहीं हो सकती है। अगला आपका क्वेश्चन है, पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति क्या है? प्राकृत, पाकट, पाअड़, पाउल, पाली। पंक्ति, पंक्ति, पट्टी, पल्ली, पाली। पर्याय, पलियाय, पालियाय, पाली। पाठ, पाटी, पाली, पाली। कौन सा इसका सही उत्तर होगा? क्वेश्चन नंबर 293 आपके सामने है। पाली भाषा की उत्पत्ति से संबंधित है ये, तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प सी, तो ठीक उत्तर होगा। अर्थात पहले पर्याय से पलियाय बना और पलियाय से पालियाल बना और पालियाल से पाली बना है। इस प्रकार पाली शब्द का विकास होता है। आगे बढ़ेंगे। यह व्युत्पत्ति जो है भाषा विद्वान भिक्षु जगदीश कश्यप ने दी है। किसने दी है? जगदीश कश्यप ने। और पाली को मागधी भाषा भी कहते हैं। बौद्धों की पाली भाषा थी। इसे जो है प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। किसको? पाली भाषा को। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, पाली भाषा के सर्वप्रधान वैयाकरण हैं कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि, हेमचंद्र। कौन है पाली भाषा के सर्वप्रधान वैयाकरण? तो आप सभी का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा विकल्प ए, तो ठीक होगा। यानी पाली भाषा के सर्वप्रधान वैयाकरण कौन है? कात्यायन जी। आगे बढ़ेंगे। पाली भाषा के 3 प्रमुख जो है व्याकरण ग्रंथ हैं। कात्यायन व्याकरण जो कि कात्यायन का है, मोगलान व्याकरण जो कि मोगलान का है, और सद्य नीति व्याकरण जो कि वर्मी भिक्षु अंगग वंश जी का है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकृति संस्कृतम तदागतम प्राकृतम उक्ति का उचित भावार्थ है। देखते हैं हम लोग कौन सा उचित भावार्थ है इसका। प्रकृति भाषा का संस्कार करके प्राकृत बन गई, ये तो गलत है। प्रकृति रूप में आधार भाषा थी संस्कृत, उससे जो विकसित हुई यह प्राकृत भाषा कहे लाई है। तो क्या है? यही आपका सही उत्तर है, यही इसका भावार्थ है। प्रकृति रूप में आधार भाषा थी संस्कृत, उससे जो भाषा विकसित हुई उसे प्राकृत भाषा कहा गया है। फिर आगे के विकल्प हैं, प्रकृति भाषा को मांझ कर जो संस्कृत भाषा बनी थी, लोक व्यवहार में घिसते घिसते वो प्राकृत भाषा हो गई, ये गलत है। विकल्प डी में है, भाषा की प्रकृति है सुसंस्कृत होते जाना, किंतु जब वह संस्कार विहीन हो जाती है तब प्राकृत भाषा के रूप में रह जाती है, ये भी बात गलत है। हम सभी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ है संस्कृत भाषा से, पाली भाषा से, दरद भाषा से, प्राकृत भाषाओं से। अपभ्रंश भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प डी, तो बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। यानी जो है अपभ्रंश भाषाओं का विकास किससे होता है? प्राकृत भाषाओं से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, इस प्रकार हिंदी का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के सतत प्रवाह को ठीक एक जैसे रूप में विकसित हुआ न देख उसके एक विशेष युगीन रूप को निम्नलिखित भाषा विद्वान ने नाम दिया है पुरानी हिंदी। किसने दिया है? आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, बाबूराम सक्सेना,
चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो कौन सा सही जवाब होगा आप सभी को बताना है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो क्वेश्चन नंबर 297 के लिए आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प सी, तो राइट होगा। प्रश्न को थोड़ा घुमाकर पूछा गया है और पूछा सिर्फ यही जा रहा पुरानी हिंदी नाम किसने दिया है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने दिया है। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास इस कारण हुआ है। कैसे हुआ है? ब्रज क्षेत्र ही उस समय शासन सत्ता का एकमात्र केंद्र था। यह बात गलत है। उस समय की सभी भाषाओं से ब्रजभाषा ही सबसे अधिक संबद्ध थी, तो ये भी बात गलत है। ब्रजेतर क्षेत्र के भाषा भाषियों ने भी इसे अपने सृजन का माध्यम बनाया। यही आपका सही उत्तर है, विकल्प सी। यानी हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रजभाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास का कारण है यही कि ब्रजेतर यानी ब्रज से जो अलग क्षेत्र है उसके भाषा भाषियों ने भी इसे अपने सृजन का माध्यम बनाया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार बना। क्या बना है? इसका कलकत्ता तक फैल जाना, फोर्ट विलियम कॉलेज के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया जाना, हिंदी रचनाकारों द्वारा पद्य में इसका प्रयोग कम कर देना, खड़ी बोली के व्याकरण का मानकीकरण होना। तो कौन सा सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए? आप लोग अपना उत्तर दे रहे हो, इसके लिए विकल्प डी तो ठीक होगा। यानी खड़ी बोली के विकास का मूल आधार क्या बना? खड़ी बोली के व्याकरण का मानकीकरण हो जाना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजगोपालाचारी, गोपाल स्वामी आयंगर। कौन सा आपका सही उत्तर है? तो इस प्रश्न के लिए आप सभी लोगों का जवाब आ रहा विकल्प डी तो राइट होगा। यानी कि हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसके प्रस्तावक कौन थे? श्री गोपाल स्वामी आयंगर जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा का होता है, देखते हैं, जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। राष्ट्र की सर्वोच्च शासकीय संस्था संसद जिसे मान्यता प्रदान करती है। विभिन्न राज्य जिसमें परस्पर शासकीय पत्राचार करते हैं। राष्ट्र की समस्त भाषाओं में जिसका साहित्य भंडार सबसे अधिक समृद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 301 आपके सामने है। कौन सा होगा सही जवाब? तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प एक, तो बिल्कुल सटीक उत्तर माना जाएगा। यानी राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा का होता है जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे। भारत की अधिकांश जनसंख्या हिंदी बोलती है, अतः भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा, अर्थात आम जन भाषा, जिसका सबसे अधिक लोगों के द्वारा पूरे देश में प्रयोग किया जाता है, वही राष्ट्रभाषा होगी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिससे उस भाषा का सम्मान बढ़ता है। भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रामाणिक माना जाता है, वही तदनुरूप प्रयुक्त भी होता है। जिसके आधार पर दूसरे भाषा रूपों की स्थिति जांची परखी जाती है। आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 302 आपके सामने है। तो आप लोगों का जवाब इसके लिए आ रहा है विकल्प बी, तो राइट होगा। यानी मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिससे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रामाणिक माना जाता है और वही तदनुरूप यानी प्रयुक्त भी होता है। हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले क्रम की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है,
भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन निम्नलिखित विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। टी.एस. तोसीतोरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुनीत कुमार चटर्जी, सर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। आपको अपना उत्तर देना है। भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन, कई खंडों में उसका प्रकाशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ है? तो आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प डी तो राइट होगा, यानी सर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन की अध्यक्षता में ये कार्य संपन्न होता है। फिर ग्रियर्सन अंग्रेजों के ज़माने में इंडियन सिविल सर्विसेज के कर्मचारी थे। भारतीय भाषा विद्या विशारदों में विशेषतः भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उनका स्थान अमर है। ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से इतिहास ग्रंथ की रचना की है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला आपका क्वेश्चन है, हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। कहाँ से ग्रहण किए जाते हैं? हिंदी भाषा से, मराठी भाषा से, बांग्ला भाषा से, और आपका अगला विकल्प है सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। तो कौन सा सही उत्तर होगा आपका? हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोग की शब्द कहाँ से ग्रहण किए जाते हैं? तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प डी तो राइट होगा, यानी कि सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका क्वेश्चन है, कुमाऊनी भाषा भाषी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, रानीखेत नैनीताल, कुरुक्षेत्र अम्बाला हिसार, लखीमपुर खीरी पीलीभीत शाहजहांपुर। कुमाऊनी भाषा भाषी क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प बी तो सटीक उत्तर होगा, यानी रानीखेत और नैनीताल ये कुमाऊनी भाषा का क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। इस भाषा को हिंदी की सहायक पहाड़ी भाषाओं की श्रेणी में रखा जाता है। यह उत्तराखंड जिले के रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर आदि क्षेत्रों में बोली जाती कौन सी? कुमाऊनी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक ढांचे में इस भाषा से काफ़ी समानता रखती है। बांग्ला भाषा से, फारसी भाषा से, ब्रज भाषा से, बुंदेली भाषा से। कौन सा आपका सही उत्तर है? आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जवाब आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प एक तो राइट होगा, यानी कि भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक ढांचे में किस भाषा से समानता रखती है? बांग्ला भाषा से। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भोजपुरी उपभाषा बिहारी हिंदी की एक बोली है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, मैथिली बोलियां आती हैं। भोजपुरी बोली भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र है कौन सा है? मेरठ, बुलंदशहर, खुर्जा, रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, इनमें से कोई भी नहीं। तो खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट क्षेत्र कौन सा है? आप सभी लोग इस क्वेश्चन के लिए अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प एक तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा, यानी मेरठ, बुलंदशहर, खुर्जा ये खड़ी बोली का इनमें से क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे आदर्श यानी स्टैंडर्ड हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी की मूल आधार स्वरूप बोली होने का गौरव प्रदान किया जाता है। किसको? खड़ी बोली को। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का आधार भाषा रही है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश,
सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश। कौन सा आपका है सही उत्तर? तो आपका जवाब आ रहा है इसके लिए विकल्प बी, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी ब्रज भाषा का आधार रही है सौरसेनी अपभ्रंश, इसी से विकसित हुई है ब्रज भाषा। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास होता है और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी, दक्षिणी, ये सारी बोलियां आती हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अवधी भाषा की शब्दावली है तत्सम बहुला, देशज बहुला, तद्भव बहुला, विदेशी शब्द बहुला। अवधी भाषा की शब्दावली कैसी है? आप सभी को अपना उत्तर करना है। तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प सी, तो ठीक माना जाएगा। यानी अवधी जो भाषा है इसकी शब्दावली कैसी है? तद्भव बहुला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो अवधी है हिंदी क्षेत्र की, यानी पूर्वी हिंदी क्षेत्र की यह एक उपभाषा है। यह उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र के अंतर्गत जैसे कि लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, जौनपुर आदि ज़िलों में बोली जाती है। और हरदोई भी यहाँ दिया हुआ। वैसे तो हरदोई में कन्नौजी चलती है, लेकिन थोड़े बहुत इसके भी बोलने वाले लोग हैं, यहाँ नाम इसलिए दिया गया है, लेकिन आधिकारिक रूप से हरदोई का नाम इसमें नहीं आता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वाक्य संगठन की दृष्टि से हिंदी भाषा क्या है? देखेंगे हम सभी लोग विकल्पों को। अंग्रेजी भाषा की भांति आयोगात्मक, अविभक्तिक या स्थान प्रधान है, ये बात गलत है। संस्कृत भाषा की भांति योगात्मक, सविभक्तिक तथा स्थानीयता के आग्रह से मुक्त है, यही आपका सही उत्तर है और यही बात सत्य है। अर्थात क्या है? वाक्य संगठन की दृष्टि से हिंदी भाषा संस्कृत भाषा की भांति योगात्मक, सविभक्तिक तथा स्थानीयता के आग्रह से मुक्त है, और बाकी के इसके जो दोनों विकल्प हैं वो गलत ही हैं। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अनेक संशोधनों यानी अनेक संशोधन कमीशनों के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि परिपूर्णता नहीं पा सकी। अपनी मूल प्रकृति के आक्षरिक होने के कारण, अन्य भारतीय लिपियों के प्रयोक्ताओं के विरोध के कारण। आगे के विकल्प देख लेते हैं। दूसरी भाषाओं को भी देवनागरी में लिखने के दुराग्रह के कारण, सरकारी सहयोग न मिलने के कारण। तो कौन सा इसके लिए आपका सही जवाब होगा? क्वेश्चन नंबर 311 आपके सामने है। तो आपका जवाब आ रहा विकल्प ए, तो राइट होगा। यानी क्या है? अनेक संशोधन कमीशनों के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि परिपूर्णता नहीं पा सकी अपनी मूल प्रकृति के आक्षरिक होने के कारण। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिपियों का सही विकास क्रम है, कौन सा है सही विकास क्रम? सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, चित्रलिपि, भावमूलक लिपि, ध्वनिमूलक लिपि। ये गलत है। प्रतीकात्मक लिपि, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, ध्वनिमूलक लिपि, भावलिपि। फिर अगला है चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावलिपि, ध्वनिमूलक लिपि। 3 विकल्प आपके सामने हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर होगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 312 आपके सामने है। तो आपका जवाब इसके लिए आ रहा विकल्प सी, तो राइट होगा। यानी पहले चित्रलिपि, फिर उससे सूत्रलिपि निकलती है, फिर प्रतीकात्मक लिपि विकसित होती है, फिर भावमूलक लिपि, फिर उसके बाद में भावमूलक लिपि से ध्वनिमूलक लिपि विकसित हुई है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि, ध्वनिमूलक लिपि, यही इसका विकास क्रम है। अगला क्वेश्चन है, किस बोली में आधा ना दा, आधा ना धा के स्थान पर आधा ना पूरा ना और आधा ना हो जाता है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, भोजपुरी।
इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा है? सभी को अपना उत्तर करना है। तो आपका जवाब आ रहा विकल्प डी, तो राइट होगा। यानी भोजपुरी बोली में आधा ना दा और आधा ना धा के स्थान पर आधा ना पुराना और आधा ना हा हो जाता है किस भोजपुरी बोली में। फिर अवधि में देखते हैं हम लोग क्या परिवर्तन होता है। अय का उच्चारण ऐ, औ का उच्चारण औ के रूप में होता है। ब्रज भाषा में क्यों के स्थान पर चौं का प्रयोग होता है, यानी जिसे आप क्यों कहते हो उसे चौं कहा जाता है ब्रज भाषा में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्या है? सुमेलित करना है। भाषाएं हैं और उनके अन्य नाम। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भाषाएं हैं और उनके दूसरे नाम क्या हैं, ये आपको बताना है, सुमेलित करना है। फिर आगे कूट के अनुसार आपको अपना उत्तर करना है। चलिए देखते हैं हम सभी लोग। तो सबसे पहले ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का अन्य नाम क्या है? अंतर्वेदी इसे कहा जाता है। फिर है अवधी। अवधी का जो है अन्य नाम क्या है? इसको कहते हैं बैसवाड़ी। ये बैसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती थी। फिर हरियाणा है, हरियाणवी है यानी, तो हरियाणवी का अन्य नाम क्या है? इसे बांगरू भी कहते हैं। और छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम क्या है? खलटाही भी इसको कहा जाता है। तो ये यहाँ पर आपका सही मिलान किया गया। फिर कूट के रूप में कौन सा सही उत्तर इसका होगा आपका? तो विकल्प सी राइट इसका आंसर माना जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। कौन सा होगा इसका सही जवाब? आप सभी को बताना है, फटाफट से उत्तर करना है। तो आपका उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प सी, तो राइट होगा। यानी डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी की ये परिभाषा है। क्या कहते हैं? जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। फिर श्याम सुंदर दास जी ने भाषा की परिभाषा क्या दी है? मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ये बात कौन बताता है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। तो विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग भाषा, बोली इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाना समझा। हमें उम्मीद है ये सेशन आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करते हुए चैनल से जुड़ते रहिए और हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक सेशन में बने रहे हैं। मिलेंगे हम आप सभी को पुनः से अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।